हर हर महादेव. Today's vlog is all about ownership review of Dominar 400. Till now we have completed 10,000 km in 1 year. So हमने जो इसको अभी तक राइड करा हुआ है वो हाई स्पीड पे भी करा हुआ है, 120, 130, 140 पे क्रूजिंग भी करा हुआ है, 160, 170, 180 तक इसकी टॉप स्पीड भी निकाली हुई है. सिटी में, हाईवे में, एक्सट्रीम हाईवे सिटी जो ट्रैफिक रहता है, हमने हिल्स पे भी राइड करा हुआ है, ऑफ रोडिंग भी करी हुई है. अभी तक डोमिनार 400 में हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, इसके इंजन में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, राइड करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सर्विसिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए, किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे. तो चलिए आज की राइड स्टार्ट करते हैं और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं उस क्वेरी के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है. माइलेज की बात करें तो सिटी के अंदर जो माइलेज ये दे रही है इस टाइम पे, मिनिमम इसने अभी तक दी हुई है 19 के आसपास, और जो मैक्सिमम आप बोलोगे वो 26 के अबव ये सिटी के अंदर नहीं देगी. कलर ग्रेडिंग की तो आज ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. नेचुरली देखो कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है यार. सनसेट भी हो रहा है, वो देखो सनसेट हो रहा है उस वाली तरफ, बारिश भी हो रही है कहीं कहीं, कठुआ वाली तरफ ना बारिश हो रही है इस टाइम पे, एंड चांद भी कहीं से निकल चुका है, थोड़ा सा डे लाइट भी है. मतलब ज़बरदस्त यार, कैमरा के अंदर क्या ज़बरदस्त कलर्स आ रहे हैं इस टाइम. हाईवे पे माइलेज की बात करें तो हाई स्पीड अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं, हाई स्पीड से मेरा मतलब है 130, 140 तक अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको जो माइलेज मिलेगी वो 28 to 30 तक ही मिलेगी. बट अगर आप इकोनॉमी पे बाइक राइड कर रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स इस पे डोमिनार 400 पे आप जो माइलेज निकाल सकते हैं वो 36 kmpl से आज तक इससे ज़्यादा तो इस पे नहीं निकली है मुझसे. 36 kmpl तक की माइलेज निकल जाती है डोमिनार 400 पे. आपको 300 से 400 किलोमीटर अगर आप राइड कर रहे हैं इकोनॉमी, मतलब 70-80 के बीच में क्रूज़ कर रहे हैं, 36 के आसपास आपको माइलेज निकलेगी ही निकलेगी. एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, डोमिनार 400 इस बाइक का नाम है, सीसी 400 नहीं है. सीसी कई लोग बोलते हैं 373 सीसी. मैं आपको बता दूं, जो लोग भी 373 करते हैं, 373 भी नहीं है, 373.3 सीसी है. ठीक है, अगर स्पेसिफिक होने की बात है तो क्लियर नॉलेज रखा करो. कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब किस किस बात पे बहस करते रहते हैं. तो हियर वी टच द नेशनल हाईवे. काफ़ी दिनों से हमने नाइट राइड का ब्लॉग नहीं बनाया हुआ, तो हमने सोचा कि ऑनरशिप रिव्यू वाला अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो वो नाइट के टाइम पे करते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा हमारा. बारिश होने के आसार बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए, आशा है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ बारिश ना पड़े, बट बिजली तो कड़क रही है वहाँ पे भी. इसको ना मैं अभी जस्ट वॉश करके लाए हैं और मुझे लग रहा है ये वापस से गंदी हो जाएगी. गाइस, मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट की हम बात कर रहे थे. ठीक है, डोमिनार 400 का जो अपना इनका सिंथेटिक वाला, डोमिनार रिकमेंड करता है कि डोमिनार में आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालें. वो जो इंजन ऑयल है वो बोलते हैं कि 10,000 किलोमीटर के बाद ही आपको चेंज करवाना है, बट ऐसा नहीं है. राइडिंग मतलब जिस हिसाब से आप राइड करते हैं ना, मैं तो करवा लेता हूँ 7,000 to 8,000 से ज़्यादा मैं कभी भी इसको जाने नहीं दूंगा. कभी कभी तो मैं बीच में जो है वो 5,000 पे भी करा देता हूँ. आपने देखा होगा हमने जो सेकंड सर्विस करवाई थी ना, वो हमने करवाई थी 5,000 पे, एंड थर्ड सर्विस हमने जो है 8300 पे ही करा दी थी. फर्स्ट सर्विस हमारी जो रही थी उसकी कॉस्ट आई थी 1800 के आसपास. उसमें जो चेंज हुआ था वो एक तो ऑयल फिल्टर हुआ था, एंड सेकेंड हमारा इंजन ऑयल रहा था, और नॉर्मल उन्होंने चेकअप करा था और कुछ भी नहीं. सेकेंड सर्विस में एज सच कुछ भी चेंज आपका होता नहीं है, बट हमने इंजन ऑयल चेंज करवाया था. थर्ड सर्विस पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी, जिसमें हमारा इनलाइन फ्यूल किट था, हमारा एयर फिल्टर था, ऑयल फिल्टर था, इंजन ऑयल था. जिस किसी को भी पावर लैग का इशू आ रहा है ना, तो वो अपना एयर फिल्टर ज़रूर चेंज करवाए, क्योंकि समटाइम्स हम लोग ऑफ रोड वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है. तो बाइक में एयर फिल्टर आप देखना, और वो चेंज ही होगा. आप बोलोगे कि वो नॉर्मल वाली बाइक्स में जो साफ़ वगैरह करके हो जाता है वो काम नहीं हो पाता, इसमें आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा. पावर लैग में क्या होता है, ये थ्रॉटल है ना, इसको मैं ऐसे रेस दे रहा हूँ, ये बीच में छोड़ेगा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा लेट पकड़ेगा. इसके अलावा थ्रॉटल सेंसर आप चेक करा सकते हैं आपका. और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये चीज़ आपको जो है, ये वाला इशू अभी समर्स आ रहे हैं तो समर्स में ज़्यादा आता है. आपका जो पेट्रोल टैंक है ना, इसके अंदर ना बबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एयर जो है ना, जब कभी भी आप देखना ओवर हीटिंग हो जाएगी ना, बाइक आपकी बार बार हीट में रह रही है, समर्स में ही ये प्रॉब्लम आएगी. विंटर्स में बहुत रेयरली होता है, मुझे विंटर्स में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, समर्स में बहुत ज़्यादा बार होता है. सो इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है, आपको कुछ नहीं करना है. ये आपकी बाइक है, का फ्यूल टैंक है, इसको आपको बस ऐसे ओपन करना है. देखना एक ना आवाज़ आएगी, जैसे हवा ना ऐसे ब्लॉक हो रखी थी, तो अगर वो आवाज़ आ रही है आपको फील होगा, जो कोई भी बाइक चला रहा है उनको फील होगा कि हाँ एयर निकली है इसमें से. ये वाला अगर इशू आ रहा है तब भी आपका पावर लैग का इशू आएगा. चीज़ मैं आपको और बता दूं कि चलते चलते बाइक बंद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. गाड़ी थोड़ी ना भाई साहब की स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ABS डिस्क ब्रेक्स, ठीक है,
आपको ब्रेक्स प्रेस नहीं करनी है। खासकर हमने देखा हुआ है कि हिल्स वाले टाइम पे ना काफ़ी लोग जो हैं वो मतलब बाइक बंद कर देते हैं, ठीक है, इंजन भी बंद कर देते हैं, हर एक चीज़ बंद कर देंगे। भाई साहब आपके जो डिस्क पैड्स हैं ना, सॉरी जो आपकी डिस्क ब्रेक्स हैं, अगर आपने अपनी बाइक ही बंद कर दी, ठीक है, तो जो आपका ब्रेक ऑयल है ना वो पहुंचेगा नहीं, प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपकी ब्रेक जैम हो जाएंगी और जिस टाइम पे आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी पता भी नहीं चलेगा, ब्रेक लगेगी नहीं और हो सकता है मतलब दुर्घटना होगी गंदे वाली। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। गणपति बप्पा मोरया। आज के ब्लॉग में ना हम लोग कोई मतलब डिटेल में बहुत ज़्यादा डीप में जाके पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अभी तक कैसा रहा, कैसी बाइक रही, क्या परफॉर्मेंस रही, सेटिस्फाई हूँ नहीं हूँ, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। जो लोग भी इंस्टाग्राम पे हैं वहाँ पे हम लोग स्टोरीज वगैरह अपडेट करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो डू फॉलो। कल ही स्टोरी चढ़ाई थी कि अगले 10 से 12 दिन ना मतलब डोमिनार ही होने वाला है और उसके बाद डोमिनार करना ही बंद कर देंगे, मतलब रखेंगे डोमिनार के ब्लॉग्स रखेंगे, बट जिस हिसाब से हम लोग अभी स्पेसिफिकली सिर्फ डोमिनार के ब्लॉग्स बनाते हैं ना वो चीज़ बंद कर देंगे, ट्रैवल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी मेंटेनेंस में अगर हम पार्ट्स चेंज करने की बात कराएं तो अभी तक ना हमने कुछ भी चेंज नहीं करवाया हुआ है। यूजली ब्रेक पैड्स जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, हमारा चेन सेट जो है वो चेंज हो जाता है, टायर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, बट अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं करवाया हुआ है। इस टाइम पे इस बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। स्टॉक में जो चीज़ें आई थी ना, स्टॉक टायर, स्टॉक चेन सेट, हर एक चीज़ स्टॉक वाली है, कुछ भी हमने अपडेट नहीं किया हुआ अभी तक। इंजन हेड में कुछ लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, भगवान की कृपा से हमको अभी तक ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है कि जिसको रिप्लेस करवाना पड़े या चेंज करवाना पड़े। बस हाँ, एक बार वो टिक टिक वाली जो साउंड थी वो वाला इशू आया था, तो वो हमारा थर्ड सर्विस में ठीक हो गया हुआ था। चेन सेट हमारा अभी ना मुझे लग रहा है कि 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चलता रहेगा, क्योंकि भाई साहब इसकी ना मैं हद से ज़्यादा मेंटेन करके रखता हूँ। अगर तो ऑफ रोड वगैरह वाली कोई जगह है, बारिश वगैरह भी देखो समर्स वाला टाइम जब रहेगा ना, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं आती, बट जब कभी यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे स्लश टाइप का रहता है, वहाँ पे आपको जो आपका चेन सेट है वो 200 से 300 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा उसको ना संभालना पड़ता है, लुब्रिकेट क्लीन एंड ऑल करवाना पड़ेगा। नॉर्मली मैं इसको जो है 500 to 600 तक ना हर बार इसका मेंटेन रखता हूँ, मतलब चेन सेट मेरे को लग रहा है कि मेरा चलेगा और अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट हाँ, एक चीज़ है कि चेन का ना एक्चुअली चेन सेट जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो है इस टाइप का कि आवाज़ करता है। आवाज़ जो करता है, एक होती है जो जब बाइक राइड करते हो तो राइड करते टाइम जो चेन आवाज़ करता है वो तो करता है, वो इस टाइम पे मिनिमल है, बट एक और होती है जब कोई खड्डा वगैरह आता है ना, तो अगर हल्की सी भी चेन सेट आपकी लूज़ रहेगी तो वो टक 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 करेगी। ये देखो जी, ये बस वालों की वजह से गाना खाते फिर मेरे को। जब कभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता आता है ना तो हम टूल किट जो है हमारे साथ हमेशा कैरी करते हैं, तो खुद ही मैं उसको ना थोड़ा सा टाइट वगैरह करता रहता हूँ। फुल्ली टाइट नहीं करता, उसमें दिक्कत आ जाएगी, बट नॉर्मली टाइट से थोड़ा सा लूज़ रखता हूँ बस। फ्रंट वाला टायर अभी भी हमारा 4 से 5 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा, बट रियर वाला जो टायर है ना वो लगभग ख़त्म ही हो गया हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो जिस दिन हमने डिलीवरी ली थी उस दिन हमने बर्नआउट मारा था, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका जो रबड़ था वो घिस गया था, और उसके अलावा भी ऑफ रोड के टाइम पे ना मतलब टायर पिछला वाला ही उसकी धज्जियाँ उठती हैं बस। स्टॉक टायर्स की ना एक कमी और है, देखो जिस टाइम पे आप इस बाइक पे कॉर्नरिंग करोगे ना, जैसे ये वाला पॉइंट है, आप इसको लिटाते हो यहाँ पे, ठीक है, कॉर्नर कर देते हो पूरा, स्टेबल तो बाइक रहेगी, बट जो इसकी ग्रिप है ना वो मतलब टायर्स की ग्रिप जो है वो इतनी कमाल की नहीं है, और वेट ग्रिप का तो बहुत ज़्यादा इशू है स्टॉक टायर्स में। रेस्ट बात करें क्या इसकी परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई हूँ, मतलब हद से ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। थ्रॉटल पावर है ना मैन, पुराने वाले डोमिनार के रिलेटेड ब्लॉग्स देखना, जब कभी मेरा मूड में होता हूँ मैं कि हाँ आज थोड़ा सा खींचेंगे इसको, तो आपको दिखेगा कि मैं कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और ब्रेकिंग कंट्रोल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है ब्रेकिंग कंट्रोल अच्छा नहीं, ब्रेकिंग कंट्रोल अच्छा है, बस आपको मेरे वाला जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आपका जो रियर ABS है वो आप ऑफ करके रखिए, अदरवाइज आप चलाते ही रहोगे, दिक्कत ही रहेगी, क्योंकि कुछ भरोसे लायक नहीं है। केरला बेस्ड एक डोमिनार ओनर है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला था कि ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ कि हाँ आप अपना ABS सेंसर ही रियर वाला ऑफ कर दो। तो हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो उनको मैंने समझाया कि दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, अदरवाइज मतलब किसी भी टाइम के आपका सेंसर ऑफ हो जाता है, इतनी ज़्यादा साउंड करता है, तो ऑफ रोड के टाइम पे या फिर अगर नॉर्मल ब्रेकिंग हो रही है और मुझे पता है कि हाँ ABS काम कर रहा है, और अगर वो बीच में नहीं किया तो मेरा टायर तो स्किड हो जाएगा, तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है ना। उन्होंने तो कंज्यूमर कोर्ट में केस तक कर रखा है बजाज के खिलाफ इसकी रियर वाली ब्रेक इशू को लेके। देखो क्या होता है, अगर हो जाता है सॉल्व तो अच्छी बात है भाई साहब, रिकॉल करवा लो। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि
जितनी भी बाइक्स है ना 400, 300 टू 400 सीसी के बीच में, इस प्राइस रेंज में कोई भी और बाइक नहीं है से मेरा मतलब ये है कि जिसके आपको पार्ट्स जो है ना वो मतलब इतने ज़्यादा सस्ते पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो उतनी ज़्यादा खास नहीं है, देखने में अच्छी लगती है बट बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मतलब एवरेज है, उतनी ज़्यादा खास नहीं है। बट उनकी खास बात एक ये भी है ना कि जब कभी आपका कुछ होता है, कोई मेंटेनेंस की बारी आती है या फिर आपको रिप्लेस करवाना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे आपको मिल जाएंगे एज कंपैरिजन टू एनी अदर बाइक। जो भी इसके सेगमेंट में या इसके कंपटीशन में जितनी भी बाइक्स आती हैं, भाई साहब सर्विस कॉस्ट मतलब ढूंढ के बताओ आप मेरे को, जिसकी सर्विस कॉस्ट, माइलेज, परफॉर्मेंस मतलब इस हिसाब से हो है। हर एक बाइक किसी ना किसी चीज़ में बेटर होती है, बट ये ना ओवरऑल मतलब ऑलराउंडर बाइक आप कह सकते हो। छोटा मोटा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है वाइब्रेशन। बट ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा वाइब्रेशन है, बट जो बाकी वाली बाइक्स हैं, मैं बाकी बाइक्स के नाम नहीं लेता, बट उनके कंपैरेटिवली ना इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है। बट अब मेरी बॉडी को आदत पड़ गई हुई है, मतलब अगर मैं बाइक चला रहा हूँ मेरे हाथों को, बॉडी को, थाइस को ठीक है, नॉर्मल है एकदम। स्टार्टिंग के थोड़े दिन ही होता है। लाइट्स को लेके इसकी बात कर दें तो आपके सामने ये लाइट है, इस टाइप पे हम लोग लो बीम पे राइड कर रहे हैं। हाई बीम ये देखो, मतलब एफिशिएंट है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत क्लियर विजिबिलिटी आपको मिलती है। आप देखो अगर आपको कैमरा में इतनी विजिबिलिटी मिल रही है तो ऑफ कैमरा हमको कितनी ज़्यादा मिल रही होगी। ये जो बाइक है ना ये टूरर भी नहीं है, ये स्पोर्ट्स भी नहीं है, ये स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, ठीक है, एडवेंचर नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एडवेंचर बाइक नहीं है, स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। स्पोर्ट्स टूरर क्या होता है लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको क्लियरली समझा दूँ, 130, 140 पे स्टेट हाईवेज पे, एक्सप्रेस वे पे आप जब क्रूज करते हो ना, तो जितनी स्टेबल ये बाइक है ना उतनी स्टेबल बाइक कोई भी नहीं है। हालांकि उस टाइम पे आपको जो माइलेज है वो 25 टू 26 के आसपास ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। 130, 140 पे जिस टाइम पे आप क्रूज करते हो ना, तो अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है, हेडलाइट की विजिबिलिटी अच्छी है, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर दिखेगा ही नहीं रात के टाइम पे तो भाई साहब खींच के बाइक करोगे क्या। कंट्रोल की बात करें तो 130 पे भी इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आइडल ब्रेकिंग आपकी हो जाती है, करने आनी चाहिए। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बाइक हो, गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, उतना ही रेव करिए, उतना ही खींचिए जितना कि आपको लगे कि हाँ हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिजी रोड्स है और आप उस पर भी 150, 160 मार रहे हो, वहाँ पे बाइक रुक ही नहीं सकती ना। स्ट्रेट हाईवे पे जो रहते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे जो रहते हैं, उन पे फॉर क्लियर विजिबिलिटी रहती है, स्ट्रेट आपको दिखता रहता है। दिन के टाइम पे तो चलो आप कंट्रोल कर लोगे, नाइट के टाइम पे अगर आपकी लाइट्स ही अच्छी नहीं है तो कंट्रोल कैसे करोगे जब दिखेगा ही नहीं। बाइक खींचो यार, जितनी खींचनी है खींचो, जो स्टंट करने हैं स्टंट करो, जितना टॉप स्पीड पे चलाना है टॉप स्पीड पे चलाओ, बट पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। ट्राई करो कि बिजी रोड ना हो, एक्सप्रेस वे पे जाओ, वैसे चलाओ ही मत, बट अगर आपको फिर भी पोटेंशियल चेक करना है कभी कभार तो ऐसी जगह पे करिए जहाँ पे कि आपकी वजह से किसी को भी परेशानी ना हो। से बेस्ट चीज़ डोमिनार 400 की, जो कि जिसने भी ये वाली बाइक चलाई होगी ना, अगर तो वो भाई साहब मिरर्स यूज़ किए हैं उन्होंने, तो वो ये चीज़ मानेंगे कि मिरर्स में ना डोमिनार सबको पछाड़ती है। एक तो इनका ये जो व्यू है ना, मतलब दूर तक दिखता है और क्लियर दिखता है। सिटिंग पोस्चर आपका जिस हिसाब से है, आप बस उसको एक बार सेट कर लो, उसके बाद ये मिरर्स हिलेंगे नहीं। मतलब और एक चीज़ बता दूं, वाइब्रेशन पूरी बाइक में होगी, इन मिरर्स के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। एक बेसिक अमेनिटीज़ की अगर बात करें ना, एक तो इसका हेडलैम्प और दूसरा इसका मिरर्स सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे। आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब कभी भी आप लोग कोई भी व्हीकल चला रहे हैं यार, मिरर्स मत निकाला करो अपनी बाइक या गाड़ी में, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मिरर्स का प्लीज़ यूज़ किया कीजिए। एंड बाइक में हमेशा मिरर्स लगे रहने दो, बहुत सारे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं अगर आप इन मिरर्स का यूज़ करेंगे। बाकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं बाइक में, और ये जो मैं मिरर और हेडलैम्प की बात कर रहा हूँ, इनमें भी कुछ कमियां हैं। मैंने आपको बताया कि अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं हर एक एस्पेक्ट के बारे में, बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं। बहुत जल्दी फुली एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को। अरे ट्रैफिक है भाई, आजा आजा। खुश और खुश, आगे आप आ चुके हैं ब्लॉग में, तो चलिए थोड़ा सा छपरी बंदी वाले काम किए जाएं, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। इन वाली जगहों पे ना मैं स्प्लेंडर बहुत मिस करता हूँ। थार वाले भैया तुम तो क्रॉस कर सकते हो, कहीं से भी कर दो, उड़ा दो सब जगह से। ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर भी जाती हुई, और हम लोग हैं इस टाइम पे फुटपाथ पे, तो क्या हमारा चालान कटेगा? कोई नहीं काटेगा, क्योंकि हमारा जिसने काटना था वो कई बार ऑलरेडी ही काट चुकी है, तो क्या ही काटेंगे। अब जैसे कि हम लोग इस ट्रैफिक में फंस चुके हैं, तो यहाँ पे एक इशू उठता है जो कि बहुत बड़ा इशू माना जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही माइनर सा इशू है। वो है ओवर हीटिंग का, कि क्या डोमिनार 400 में ओवर हीटिंग इशू है।
जो लोग भी बोलते हैं कि डोमिनार बहुत ज़्यादा हीट करता है, आई गेस उन्होंने पहले कोई मतलब जिसमें रेडिएटर्स वगैरह हैं वो वाली बाइक को यूज़ करी नहीं है, माइट भी इसीलिए बोलते हैं। क्योंकि यार ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, ओवर हीटिंग नहीं होती है। अब इतने ज़्यादा ट्रैफिक में अगर मैं बाइक ऑन रख रहा हूँ, फर्स्ट गियर में चल रही है, ऑब्वियसली बाइक हीट मारेगी ना, तो उसके लिए रेडिएटर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपका एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं होगा तो दिक्कत वाली बात है, ऐसे थोड़ी ना दिक्कत वाली बात है। उसका तो काम ही यही है ना कि जब बाइक ज़्यादा हीट हो जाएगी तो उस हीट को बाहर निकालना। अपने कूलेंट का प्रॉपर ध्यान रखो कि कूलेंट हमारा ख़त्म ना हो जाए। हाँ, समर्स में समटाइम थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि जो हीट निकलती है ना वो मतलब नीचे वाली तरफ से निकलती है, तो आपकी जो लेग्स रहती हैं, स्पेशली आपकी थाइज रहती है, इन पे हद से ज़्यादा जो हीट है वो महसूस होती है। क्यों ना लोकल होने के कुछ रास्ते अपनाए जाएं, इतने ज़्यादा ट्रैफिक में तो हम लोग जाएंगे नहीं। ये हम लोग घुस गए हैं एक छोटे से लिंक वाले रोड पे, थोड़ा सा कच्चा मिलेगा बट उस वाले ट्रैफिक से तो बैटरी है। अरे 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 नाउ एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारा जो वार्निंग साइन इंडिकेशन है वो ऑन हो गया होगा। उसके पीछे वजह ये है कि अपनी बाइक में आ गया वापस से लो फ्यूल लेवल। बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है। आपको लगता होगा कि 25-30 माइलेज जो है मतलब हर टाइम थोड़ी ना 30+ की माइलेज देती है, वो डिपेंड करता है ना कि किस कंडीशन की रोड्स पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अब जैसे अभी वाले रोड पे गया हूँ तो यहाँ पे स्थिति होगी 25-26 के आसपास, हद से ज़्यादा माइलेज गिरती है इसकी। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल पम्प वगैरह उड़ता है तो उड़ने दो, बस उनको ना ऐसे थोड़ा सा बीच में मुझे भी होता है, मतलब इरीटेशन होती है। अब ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल है इस टाइम पे, ठीक है, लो फ्यूल लेवल, मतलब ये ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि हाँ डलवा लो और रिजर्व लगने वाला है। रिजर्व जैसा ऑप्शन इसमें नहीं है, बट रिजर्व का मतलब है कि जिस टाइम पे आपको उसी टाइम पे अपनी बाइक में ना जितना जल्दी हो सके पेट्रोल डलवाना है, अदरवाइज आपका ऑयल पंप पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसका। अब जैसे ये लो फ्यूल लेवल आ रहा है तो इसको भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, ये साइंस जो है ये रिमूव होते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे अगली किसी वीडियो में। एक तो स्कूटी वाले भैया हद से ज़्यादा ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाते हुए, ओए होए, बस यही दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रोड मिलेगा और तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, बट उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार, हद से ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक में ना लोगों के बीच बाइक ज़्यादा, कार ज़्यादा होती है ना, तो ऐसे थोड़ा एक्सीडेंट का रिस्क रहता है कि हाँ बाइक लग जाएगी। यहाँ पे चलो थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता मिलेगा, ऑफ रोड मिलेगा हल्का सा, इसको ऑफ रोड नहीं बोलते वैसे बट बोल भी सकते हैं। फालतू की खिटपिट नहीं मिलेगी, टी टी पी पी साइरन्स एंड ऑल, वो सब चीज़ें तो नहीं मिल रही ना। ये हमने कनेक्ट कर लिया हमारा बड़ी ब्राह्मणा वाला लिंक रोड। यहाँ ट्रैफिक होता तो हम लोग यहाँ से भी निकल सकते थे। खींची नहीं बाइक मैंने कितने टाइम से। बात कर लेते हैं डोमिनार 400 की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की। तो यार ऑफ रोड जिस हिसाब से इंडियन रोड्स इस टाइम पे है ना, उसके हिसाब से ये बेस्ट है। ऑफ रोड जैसी जगहें मुझे इस टाइम पे इंडिया में कहीं खास कुछ दिखी नहीं। हालांकि अगर आप ऑफ रोड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तब आपको ऑफ रोड के लिए जगह आप स्पेसिफिकली खुद ढूंढते हो, ठीक है, आपको खुद वैसे वाली लोकेशंस पता होती हैं, वहाँ पे जाते हो। अदरवाइज आप किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, स्पीति ले लो, किन्नौर ले लो, दारचूला ले लो, हमारा लद्दाख वाला एरिया ले लो, वहाँ के जो रोड्स है ना, पदुम जैसा जो एरिया, वहाँ पे देखो अगर आपके पास प्रॉपर एक ऑफ रोड स्पेसिफिक बाइक रहेगी, एडवेंचर टूरर बाइक रहेगी, तब आपको थोड़े से ना लिबर्टी मिल जाए, मतलब थोड़े से फायदे ज़्यादा होंगे, बट ये भी काम चला देती है। हिमालयन बाइक अच्छी है मैन, मैं उसको बुरा नहीं बोलता, बट स्पोर्ट्स टूरर के हिसाब से ना जो आपको कंफर्ट और जो स्टेबिलिटी 120 to 140 के बीच में डोमिनार देगी ना, वो हिमालयन नहीं दे सकती। हिमालयन का ब्लैक वाला जो वेरिएंट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो जिन लोगों को भी, जो लोग भी ऑफ रोड के शौकीन हैं, अगर हिमालयन का बजट नहीं है तो यार हीरो की जो एक्सपल्स 200 है मैन, क्या बाइक है यार, लाइट वेट विद पावर। सेम बाइक, डिफरेंट राइडर्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हर किसी को ना देखो, अगर डोमिनार 400 की बाइक है, जितने ज़्यादा अलग अलग राइडर्स रहेंगे सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स रही होंगी, बट एक दो इक्का दुक्का कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि सब में कॉमन रहेंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो आपको अगले वाले ब्लॉग में दिख जाएंगी, जब हम इसके ड्रॉबैक्स की, इसकी कॉन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कॉन्स भी हैं यार, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। देखो डोमिनार की अगर हम बात लेके चले ना, तो 70% इसके फ़ायदे हैं, 30% इसके नुकसान भी हैं। अब बात आती है कि किसको डोमिनार 400 लेनी चाहिए और किसको डोमिनार 400 नहीं लेनी चाहिए। देखो हमने ये जो बाइक ली थी ना, हम टूरर टाइप के पर्सन है, हमको टूरिंग करना, लॉन्ग राइड्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारी तो डोमिनार लेने की वही एक वजह है, क्योंकि लॉन्ग टूरिंग के टाइम पे, क्रूजिंग के टाइम पे ना, स्टेबिलिटी के साथ अगर कोई बाइक मुझे लगी जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और हर एक चीज़ में ना सूटेबल बैठे, तो वो यही बाइक बैठी। माइलेज, अगर आपको माइलेज बेटर चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, टूरिंग भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए,
पार्ट्स भी सस्ते चाहिए, सर्विसिंग भी थोड़ी सी बजट फ्रेंडली चाहिए। देखो ये बाइक ये है कि एक बार आप ले लेते हो ना, उसके बाद आपकी जेब पे जो असर है वो कम करेगी एज कंपैरिजन टू एनी अदर बाइक जो भी इसके सेगमेंट में है। आने वाले वीक में आपको डोमिनार 400 के रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग्स दिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसका जो वॉक अराउंड है वो करने वाले हैं। वॉक अराउंड पे हम लोग इसके जो बॉडी है, इसका जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड हमारा जो पाइप मैन रस्टिंग पाइप की जो है वो बहुत बड़ा इशू है, हमारा एग्जॉस्ट फैन, बहुत सारे इशूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करके ब्लॉग बनाएंगे। अगर आपको माइलेज वाले ब्लॉग्स चाहिए और तब भी हमें बता दीजिएगा। अभी तक हमने एक हाईवे पे इकोनॉमी स्पीड पे हमने ब्लॉग बनाया हुआ है एंड एक हमने सिटी के बीच पे बनाया हुआ है। अगर आपको हाई स्पीड वाला भी चाहिए लाइक 120, 130, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 100 किलोमीटर राइड करके भी हम इसकी माइलेज निकाल के आपको बता सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सप्रेस वेज पे जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे पे जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की, हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग को लेके भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। हम ट्राई करेंगे अगले वाले ब्लॉग में उनको कवर कर पाएँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, हर हर महादेव।